हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ये है कोलबर्ग जो आप पिक्चर देख रहे हो अपनी होम स्क्रीन पे। गाइस, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये कोलबर्ग से संबंधित है। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिकता को बताया है कि नैतिकता बच्चे में कैसे आती है, कब आती है। तो गाइज, मैं आपको मेन टॉपिक कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं, उससे रिलेटेड ही टॉपिक कराऊंगी। तो गाइज चलिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नैतिकता होती क्या है, मोरालिटी क्या होती है। जब हम सही और गलत की पहचान करते हैं, यानी जब हमें पता लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो ही नैतिकता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी बच्चा जब समाज में रहता है तो ही उसे पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तभी वो नैतिक होता है। उससे पहले उसमें नैतिकता नहीं होती, बच्चे को नहीं पता होता कि सही क्या है, गलत क्या है। पर जब वो अपने सामाजिक परिवेश में आता है तो उसे पता लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसी के ऊपर कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कोलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अपना सिद्धांत नैतिकता के ऊपर दिया है, तो नैतिकता से संबंधित है इनका सिद्धांत। कोलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को, यानी इन्होंने अपने प्रयोग में शॉर्ट स्टोरी जो होती है, स्टोरी को उपस्थित किया है और फिर उससे रिलेटेड नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछे हैं। एक स्टोरी दी है, वो नैतिकता के ऊपर स्टोरी है, और फिर उससे इन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में अपने प्रयोग में कई लघु कथाओं को सम्मिलित किया है, पर दोस्तों जो आप अपनी होम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट कथा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी, यानी एक महिला थी जो बहुत बीमार थी, वो मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक ही दवाई है जिससे शायद उसको बचाया जा सकता है। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के परफॉर्मिस्ट ने तभी की थी, मतलब जिससे उस औरत को बचाया जा सकता था, वो एक तरह का रेडियम था और तभी तभी उसकी खोज हुई थी। वो और किसी के पास नहीं थी, वो सिर्फ उसी इंसान के पास थी। दवाई बनाने में बहुत खर्चा आया था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा था। यानी मान लो अगर दवाई 10 रुपये में बनी है तो वो 10 गुना और उससे ज़्यादा मांग रहा था, यानी वो 100 रुपये मांग रहा था। तो और उस औरत का इलाज करवाने के लिए ये दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। उस औरत का जो पति था वो हिंज था, जो औरत बीमार थी उसके पति का नाम हिंज था। गाइस, आपको ये नाम याद ही रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हिंज से संबंधित लघु कथा किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में दी है, तो कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में दी है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि हिंज से संबंधित लघु कथा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित है। गाइस, जो हिंज था वो कई लोगों के पास जाता है, जिन जिनको वो जानता है वो उन सभी के पास जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाई खरीद सके अपनी पत्नी के लिए। लेकिन गाइस, उसे कोई भी उधार पैसे नहीं देता, उसे पैसे नहीं मिल पाते दवाई खरीदने के लिए। जब हिंज को कोई पैसे उधार नहीं देता तो वो दवाई वाले के पास जाता है। हिंज कहता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप दवाई सस्ते में दे दो। लेकिन दुकान वाला, जो दवाई वाला था, वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ये दवाई तो मैंने खोजी है, मैं इसे बेचूंगा, इससे पैसे कमाऊंगा। हिंज कहता है कि मैं और पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन दवाई वाला नहीं मानता। उसके बाद हिंज को लगता है कि अगर दवाई नहीं मिली तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उसके बाद उसके पास कोई चारा ही नहीं होता, वो दवाई को चुरा लेता है और दवाई चुरा कर ले जाता है। और इसी कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया है। पहला है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए गाइस आप, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो इसकी बीवी मर जाएगी। यानी इसमें कंफ्यूजन रहती है, पता नहीं रहता कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर वो चोरी कर लेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और अगर वो नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो इसमें हमें पता नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। इसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं।
दूसरा है नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग, यानी सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, उसने किसी एक चीज को चुन लिया। या तो वो चुनता कि उसके पास पैसे नहीं है, वो दवाई नहीं लेगा, उसकी बीवी मर जाएगी, लेकिन उसने क्या चुना? नहीं, उसने चोरी को चुना। तो नैतिक तर्कना होती है हम इसमें किसी एक चीज को चुन लेते हैं। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। सबसे पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, 0 से 4 नहीं होती, क्योंकि 0 से 4 वर्ष के बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती। मैंने पहले भी आपको बताया है, नैतिकता जब आती है जब बच्चा सामाजिक परिवेश में आ जाता है, उससे पहले नहीं आती। तो ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों में नैतिकता होती ही नहीं है, शून्य लेवल पे होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी बच्चे में खुद तो कुछ नैतिकता होती नहीं, वो दूसरे लोगों को देखकर करता है जो भी करता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है कोलबर्ग ने। सबसे पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी बच्चे में नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। मतलब बच्चे में नैतिकता नहीं होती, लेकिन जो नैतिकता होती है वो आज्ञा और सजा पर आधारित होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। यानी एक बच्चे के पास एक पेन है, बहुत सुंदर पेन है, दूसरे बच्चे के पास पेन नहीं है, और दूसरा बच्चा चाहता है कि ये सुंदर पेन उसके पास भी हो, लेकिन उसके पास नहीं है। अब मान लो पहले बच्चे का पेन खो गया, गुम हो गया, और वो दूसरे बच्चे को मिल गया। तो वो बच्चा सोचेगा कि ये पेन मैं रख लूँ, अच्छा होगा, ये सुंदर पेन मेरे पास भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोचेगा कि अगर टीचर को पता लगा तो टीचर डांटेंगे, या मम्मी को पता लगा तो मम्मी डांटेगी, दंड देगी। या फिर जो उसे टीचर ने सिखाया है कि चोरी करना गलत है, वो टीचर की आज्ञा का पालन भी कर सकता है। वो सोच सकता है कि टीचर ने कहा है ये तो गलत होता है। तो नैतिकता आज्ञा या दंड पर आधारित होती है, बच्चों में खुद कुछ नैतिकता नहीं होती। दूसरी आती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, यानी इस अवस्था को जैसे का तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा वह खुद भी करेगा। मतलब बच्चे के साथ कोई जैसा व्यवहार करता है, बच्चा उसके साथ भी वैसा ही करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा है और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का पेन तोड़ दिया, तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ देगा, वो जैसे को तैसा ही करेगा। तो इस स्टेज में यही होता है, जैसे को तैसा। पहली जो स्टेज थी वो थी प्राक रूढ़िगत, उसमें भी 2 भाग थे, और दूसरी स्टेज है रूढ़िगत, इसमें भी 2 भाग हैं। प्राक रूढ़िगत में बच्चे को पनिशमेंट का डर रहता है, उसमें कुछ नैतिकता नहीं होती, लेकिन वो डर के कारण नैतिकता को जानता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। मतलब बच्चा दूसरों को देखेगा और दूसरों के अकॉर्डिंग ही सही गलत का फैसला करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, वो दूसरों को देखकर जान पाता है। यह 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, और जो पहली थी वो थी 4 से 10 साल के बच्चों के लिए। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़की एवं अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता, यानी बच्चों में होता है कि दूसरे बच्चों को देखते हैं कि हाँ ये बच्चा तो अच्छा है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा बनना है। लड़की सोचेगी कि वो लड़की अच्छी है लेकिन मैं उससे ज़्यादा अच्छी बनूंगी, लड़का सोचेगा वो अच्छा है लेकिन मैं उससे ज़्यादा अच्छा बनूंगा। दूसरे लेवल का दूसरा भाग आता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। मतलब बच्चा कानून को नहीं तोड़ता, कानून को बनाए रखने की उन्मुखता होती है उसके अंदर। बच्चा सोचता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, अगर उन्होंने रेड लाइट को क्रॉस किया था तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ये जो आप रेड लाइट देख रहे हो, इसके पापा ने ये क्रॉस की थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करेगा, ये रूल को फॉलो करेगा। तो इसलिए इसमें कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता होती है। इस तीसरी स्टेज आती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होती है। इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सेकंड वाले स्टेज में क्या करता था बच्चा, दूसरों को देखकर जान पाता था कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इसमें वो खुद डिसीजन लेगा, उसे खुद पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी भी गाइस 2 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। यानी अगर रेड लाइट
का रेड लाइट लगी हुई है और वो नियम तोड़ के हमें आगे जाना है, ट्रैफिक क्रॉस करना है, इससे किसी की जान बच सकती है, तो वो नियम हम तोड़ सकते हैं। इसमें मानता है किशोर की नियम हमारे लिए होते हैं, ना कि हम नियम के लिए होते हैं। अगर नियम को तोड़ के हमारा भला होता है तो ऐसे नियम तोड़ देने चाहिए। उसकी सेकंड अवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यानी इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है, यानी इसमें किशोर अगर किसी दूसरे का फायदा होता है तो अपने जान पर भी खेल जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर आज कोरोना टाइम में अगर किसी को कोरोना है, उन्हें बचाने के लिए खुद की जान पर भी खेल रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टरों को भी कोरोना हुआ है, लेकिन वो खुद की जान पे खेल के दूसरों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों को बचा रहे हैं, तो ये उसी से रिलेट है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको मेन पॉइंट कराए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती हैं या एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।